Hello guys, welcome back to the हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम मार्क बूस्टर 2.0 सीरीज, जिसमें हम लोग आपको सारा जीएस का सिलेबस आपका रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आप 12 सितंबर को पेपर में अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। पहला जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ऐसे आपको पता है, दैट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और जिसमें मैं पहले ऑलरेडी एक टॉपिक कवर कर चुका हूँ। ये टॉपिक हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किए हैं, बेसिकली हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस देखा और उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एरियाज देखे जहां से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। इन एरियाज को हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले हमने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड देन इवेंचुअली उसके बाद हम लोग इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जाएंगे। सो गाइस, चलिए विदाउट फर्दर रिव्यू लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। अगेन, सेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एप्लीकेशन O2IAS अकेडमी में बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है हिमाचल के लिए। हिमाचल की टेस्ट सीरीज हैं, हिमाचल जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने में मिल जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है और बहुत ही सस्ते दामों में पड़ा हुआ है। पेड एज वेल एज फ्री दोनों पड़े हैं, तो आप वहां पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस चीज को भी देख सकते हो। काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे पहले लेक्चर में कि हम लोग ये टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जो है पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ के जो है एरियाज को कवर किया था। आई होप आपने एप्लीकेशन में जाके जो मार्क बूस्टर 2.0 का जो हम लोगों का कोर्स बना हुआ है उसके अंदर एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ही जाके करिए इसको। एंड आज जो है मैं टॉपिक जो लेने वाला हूं, दैट विल बी फोकसिंग अपॉन लिथोस्फीयर और उसकी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, और लिथोस्फीयर और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्यों? बिकॉज वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, आपके वोल्केनोज, लैंडफॉर्म्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और या मिल सकते हैं। काफी ज्यादा प्रॉबल क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो आज मैं जो इन चीजों को कवर करूंगा, एंड इसके साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गो टूवर्ड्स एटमॉस्फेयर एंड देयर फिनोमिना, राइट। सो एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। 14 कुछ लेक्चर मैंने यहाँ पे लेने हैं, एंड इनमें जो है आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको अपने एचएस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द लिथोस्फीयर गाइस। सो लिथोस्फीयर बेसिकली है क्या चीज? जब मैं लिथोस्फीयर की बात करता हूं गाइस, सो लिथोस्फीयर इज द हार्ड रॉकी सरफेस जिसके ऊपर हम सब लोग खड़े हैं, ठीक है जी। हम, आपका घर, आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो है इस हार्ड रॉकी सरफेस के ऊपर खड़े हैं, और इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का पता है तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, एंड देन उसके नीचे वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं मेंटल, एंड देन उसके नीचे वाली लेयर जो है फाइनली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी कोर बनती है। सो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो ये जो लिथोस्फीयर है, ये आपका क्रस्ट वाला रीजन, आपके क्रस्ट और आपका जो अपर मेंटल वाला पोर्शन है, हार्ड अपर मेंटल वाला पोर्शन है, इसका बना हुआ है। इस कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अपर जो आपका क्रस्ट है, अपर मेंटल का जो हार्ड एरिया है या हार्ड पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है जी। इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलता है? इसके नीचे आपको हार्ड जो आपका मोल्टन लावा की लेयर या मोल्टन जो आपकी रॉक्स की लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोल देते हैं। बेसिकली क्या है, ये जो लिथोस्फीयर है, ये एक एस्थेनोस्फीयर, एक इस तरह की फोल्ड मोल्टन आपका प्लास्टिक रॉकी मटेरियल है, इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। एंड जैसे हम लोग अगर आइडली सोचेंगे तो इट इज नॉट, हम लोग जो है सॉलिड ग्राउंड के ऊपर नहीं खड़े, हम लोग एक्चुअली इस मोल्टन रॉक्स के ऊपर जो है फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है जी। लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई, वो थ्योरीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। थ्योरीज में एक्जैक्टली डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं आपको नाम बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है आ सकता है। जैसे हम लोग देखा सर एडमंड हेले की मानसून की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा जो है थ्योरीज के नाम बता दूंगा कि कौन सी थ्योरी जो है ये लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग, लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे लैंडफॉर्म इसके अंदर मिलते हैं, वो चीजें कौन एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यहां पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। अगेन, क्रस्ट, मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल कोर, इनके बीच में हम लोगों को कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है कि नहीं? कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को मिलती है, जैसे मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी है। आपका काम है कि आप जाके इन डिसकॉन्टिन्यूटीज को लिखोगे और बताओगे कौन से कॉन्टिन्यूटी या कौन से लेयर्स के बीच में आपको कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है। जो लोगों को पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है जी। लेट अस टॉक अबाउट लिथोस्फेरिक थ्योरी। लिथोस्फेरिक थ्योरी कौन कौन सी आई थी? देखिए, सबसे पहली जो थ्योरीज आई थी, सबसे पहली थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक
एफ बी टेलर ने दी थी। दिस वाज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, 1906 में दी थी। ठीक है जी, इससे पहले भी बहुत थे, जैसे नॉटलिस थे, इन्होंने 1500 में जो है थ्योरीज दी थी, बट हम लोग इनके बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग अगेन जो कन्वेंशनल जो आपकी प्रॉपर थ्योरीज थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो एफ बी टेलर की थ्योरी थी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, काफी ज्यादा स्टेट एग्जाम से पूछा हुआ है। सो ये आपको याद होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी थी। देन अल्फ्रेड वेगनर आए। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात की थी। ही टॉक्ड अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। ये क्या बोलते थे कि सम 200 मिलियन साल पहले क्या था, हमारा पूरा लैंड मास जो था वो एक सिंगल सॉलिड लैंड मास था, जिसे पेंजिया बोला। एंड बाकी का जो एरिया था वो बहुत बड़ा सुपर वाटर बॉडी थी, जिसे हम लोगों ने पेंथेल्सी बोला था, है ना, पेंथेल्सी। और सम 280 मिलियन ईयर्स को ये काम होता था, और 200 मिलियन साल के आसपास में इस पेंजिया में दरार पड़ी, और धीरे धीरे बट के जो है आज के जो हम कॉन्टिनेंट देखते हैं वो निकल के आए हैं। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अल्फ्रेड वेगनर, और इनकी जो इन्होंने फोर्स बोली कि जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो भी जो है ठीक नहीं थी। सो इस करके इनकी थ्योरी को काफी थोड़े टाइम बाद डिस्कार्ड कर दिया गया, और धीरे धीरे हम लोगों ने और लिथोस्फेरिक थ्योरीज में काफी सारी चीजें निकाली, जैसे कि आर्थर होम्स में मेंटल प्लूम थ्योरी दी, दैट की नीचे जो है मेंटल से बहुत सारा हॉट मॉल्टन लावा है वो ऊपर की तरफ को आता है, और हमारी जो लिथोस्फेयर है इसके ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है, मेंटल प्लूम थ्योरी 1944 में आर्थर होम्स ने दी। एंड देन इसके बाद आए हैरी हास। हैरी हास ने जो है क्या दिया, हैरी हास ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का फिनोमिना को डिस्कस किया था। ठीक है जी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया। दैट मीन्स कि जो सी का जो फ्लोर है, सी का जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक है जी, एंड फाइनली इन सब थ्योरीज को एमलगेमेट करने वाली थ्योरी निकल के आई, दैट वाज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मैकेंजी एंड पार्कर ने 1968 में उसके बारे में पहली बार बात की थी, बट इट वाज मॉर्गन जिसने जो है इस थ्योरी को सॉलिडिफाई किया, एंड इवेंचुअली इस थ्योरी को एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ 5 थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज के जो बंदों के नाम हैं और ईयर्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आज की डेट में हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको हम लोग सबसे ज्यादा जो है ऑथेंटिक मानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो आपकी लिथोस्फीयर है वो एक सॉलिड रॉक नहीं है, सॉलिड मास नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअल में अलग अलग प्लेट्स की बनी हुई है, अलग अलग इस तरह के ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या एक दूसरे के पास जा रहे हैं, या सिंपली एक दूसरे के साथ जो है स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, या एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जस्ट स्लाइड कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं। तो ये बात जो है किसने बोली, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोली, जिसको हम लोग आज क्या है अगेन मानते हैं, काफी ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। और ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि जैसे माउंटेन्स है तो वो कैसे बने, आपका ओशियंस के नीचे जो आपके ट्रेंचेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वोल्केनोस कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, तो इन सब चीजों को ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, और इसमें जो है सारी प्लेट्स के को मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स में हमने डिवाइड कर रखा है पूरे वर्ल्ड को। सो दीज आर मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट। ठीक है कि नहीं, अगेन प्री के लिए जो फैक्ट क्या है कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है हमारी वर्ल्ड के, दिस इज पैसिफिक प्लेट। ये हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेट है, और सबसे छोटी प्लेट जो है वो यहाँ पे कोकोस प्लेट के साथ में मिलती है, एक माइक्रो प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज नाज़का। ठीक है जी, नाज़का प्लेट जो है हमारी सबसे छोटी प्लेट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी एंड नाज़का प्लेट जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है कि नहीं, देन इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप से या 3 एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं प्लेट्स के, या तो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है जिसे हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं, या प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है जिसे हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं, या जो है वो क्या कर रही है, वो एक दूसरे के साथ स्लिप करती है जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्म या स्लिप बाउंड्री बोल देते हैं। ठीक है, जहां पे दूर जा रही होगी तो ये क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बन गई, पास आ रही है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, और अगर स्लिप कर रही है तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन गई। ठीक है, जब ये एक दूसरे दूर जाती है तो उस बाउंड्री में वहां पे जहां पे दूर जा रही है वहां पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिनको हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि लैंडफॉर्म जो है पहले एक ही था, एक लैंड मास था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्जेंस से क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्टिंग, दरारें पड़ रही हैं, फॉल्ट्स पड़ रहे हैं, और रिफ्ट बन रही है। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, खाइयां बनना। ठीक है ना, रिफ्ट बन रही है, दरारें पड़ रही हैं, और यहाँ पे आपको इस तरह के रिफ्ट बनती दिखती हैं,
ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने में मिलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स बनते दिखते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है जी। ब्लॉक माउंटेन नीचे जो है इस तरह की क्या बनी, ये बना आपका रिफ्ट या रिफ्ट वैली बनती है, और ऊपर आपके क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम लोग हॉर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, जैसे अफ्रीकन माउंटेन्स आप देखते हो, रूवनजोरी माउंटेन्स है, मिटम्बू मुपिंडा सॉरी मुचिम्बा एंड मिटाम्बू माउंटेन्स हैं आपकी। ये सारी माउंटेन्स जो हैं क्या हैं, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है कि नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे जैसे दूर जाते हैं, दूर जाने के बाद क्या होता है, दूर जाने के बाद मैग्मा जो है वो ऊपर आता है, और यहाँ पे बीच में आपको जो है रिजेस देखने को मिलती हैं, समुद्र के बीचों बीच आपको माउंटेन सिस्टम देखने को मिलती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड ओशियानिक रिज सिस्टम बोलते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। मिड ओशियानिक रिज सिस्टम ये बनते दिखता है। अगेन ये हमने देखा था कि जब हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट के दूर गया, तो हमने देखा कि ये जो है सेम प्रोसेस हो रहा था, और हम लोगों ने एंड में क्या देखा, अटलांटिक के बिल्कुल बीचों बीच हमने इस तरह की बड़ी मिड अटलांटिक रिज सिस्टम देखी है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है अराउंड 14,000 किलोमीटर की बड़ी पर्वतमाला है, जो कि समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलती है, ब्रॉडली एस फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सो मिड अटलांटिक रिज सिस्टम याद रखना है आपको, दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस। सिमिलरली अफ्रीका में हमारा जो है अभी डाइवर्जेंस हो रहा है, पीछे के मैप में आपको दिखाता हूं, अफ्रीका में अभी आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस होना दिख रहा है, अभी जस्ट डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन रही है, सारी रिफ्ट दरार है जिसके ऊपर बहुत सारी अभी लेक्स बन गई है, जैसे लेक विक्टोरिया है, टंगनिका है। तो ये मैं आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये भी जो है डाइवर्जेंस से बन रही है, ठीक है कि नहीं। ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। जहां पे भी डाइवर्जेंस होता है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको वोल्केनिज्म, वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, और वहां पे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो फिर हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंस की गाइस। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, बेसिकली दो प्लेट जो हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, और जो डेंस प्लेट होती है वो क्या होती है, वो जो लाइट प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट कर जाती है, ठीक है जी। नीचे को सबडक्ट कर जाती है, और लाइट प्लेट जो है वो ऊपर को उठ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ओशियानिक जो प्लेट है जिसके ऊपर ओशंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली डेंस प्लेट है, तो वो नीचे सबडक्ट हो रही है, और जो लाइट प्लेट है, कॉन्टिनेंट की प्लेट है, वो ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ को उठ रही है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, बेसिकली आपको कोस्ट लाइंस में या आपके कॉन्टिनेंट के कोस्ट में आपको फोल्डिंग, इंटेंस फोल्डिंग देखने को मिलती है, फोल्ड बनते हैं, और यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस बनती हुई दिखती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जहाँ पे ये कन्वर्जेंस होता है, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह की डीप गॉर्जेस या खाइयां बनती दिखती हैं। जनरली ये पानी के अंदर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ओशियानिक ट्रेंचेस बोलते हैं, ठीक है जी। सो ओशियानिक ट्रेंचेस एंड माउंटेन रीजेस आपको यहाँ पे बनती हैं। सिमिलरली जब ये लैंड मास नीचे की तरफ को जाता है, जब ये क्रस्ट नीचे की तरफ जाता है, तो ये पिघल जाता है गर्मी के कारण, और ये जो है इवेंचुअली ये लावा इट मेक्स ऊपर की तरफ को आता है, और ये क्या बनाता है, ये वोल्केनोस बनाता है, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे बहुत डीप सीटेड आपको अर्थक्वेक की मूवमेंट्स भी देखने को मिलती हैं, अर्थक्वेक्स भी आपको यहाँ पे ओरिजिनेट होते दिखते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट टकराती हैं, हैवी प्लेट नीचे चली जाती है, लाइटर प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ को उड़ जाती है, इस तरह से कर फोल्ड हो जाती है, और यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। और कई बारी नीचे जाती हुई प्लेट और ऊपर जाती हुई प्लेट में फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो जाती है, जिसके कारण इस तरह से कई बार ये स्नैप होता है, इस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत जाइगेंटिक या बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन। तीन प्रकार का कन्वर्जेंस होता है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जहाँ पे कॉन्टिनेंट प्लेट लाइटर प्लेट होती है, ओशियानिक प्लेट हैवी प्लेट होती है, वो टकराते हैं। देन होता है कॉन्टिनेंट ओशियानिक कन्वर्जेंस, जहाँ पे कि हैवियर ओशियानिक प्लेट नीचे चली जाती है, लाइटर ओशियानिक प्लेट ऊपर आ जाती है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस होता है, दैट इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होता है, दोनों ही प्लेट लाइट होती हैं, और दोनों ही प्लेट नीचे नहीं, कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाती है, और दोनों ही प्लेट टकरा के सिर्फ ऊपर को उठती हैं, चिपक जाती हैं, और ऊपर की तरफ को उठती हैं, और बहुत इंटेंस फोल्डिंग आपको देखने को मिलती है। हमारे जो हिमालयस हैं वो भी इसी तरह से फॉर्म हुए। अगर मैं हिमालयन ओरिजिन की बात करूं, तो वो भी इसी तरह से, जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और आपकी यूरेशियन प्लेट है, वो आपके टकराई है। एंड टकराने के बाद क्या हुआ, ये जब टकराए हैं दोनों, तो क्या हुआ, इवेंचुअली इसके कारण जो लैंड मास है वो ऐसे ऊपर की तरफ को उठ गया, और जिसके कारण आपके हमारे जो माइटी हिमालयस है और ये माउंट एवरेस्ट है, इस तरह के जो है माउंटेन्स बने हुए हैं,
ठीक है कि नहीं। यू कैन सी दिस हियर अगेन, जिस तरह से सम 78 मिलियन साल पहले जो आपका इंडियन लैंडमास है वो आके टकराया था यहाँ पे, एंड जब टकराया यहाँ पे तो यू कैन सी दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज इंडियन प्लेट। जब ये टकराया तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये जो ऊपर सेडिमेंट्स थे ये ऊपर की तरफ को उठ के, ठीक है, जो ऊपर जो क्रस्ट था, जो इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्रस्ट था वो ऊपर को उठ गया, उससे जो है हमारे हिमालयस बने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपको बहुत इंटेंस अर्थक्वेक की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी नीचे जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, दोनों तरफ से पुश आ रहा है। पुश आने के कारण क्या होता है, कई बार एनर्जी जो है कंजर्व होती है और फिर सडनली रिलीज होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है कि नहीं। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी जो है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है जी। कन्वर्जेंस में जनरल जो आपका कन्वर्जेंस होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको माउंटेन सिस्टम देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिका के साथ में आपको रॉकीज मिलती हैं, साउथ अमेरिका में आपको एंडीज देखने को मिलती हैं, मेडिटेरेनियन में आपको एल्प्स देखने को मिलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो सॉरी, आपका जो यूरोप वाली साइड में आपको एल्प्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं। इस तरह से आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है कन्वर्जेंस के कारण। ठीक है जी। फिर आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेगी, कहीं कहीं जगह में वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको डीप सीटेड अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। फाइनली आपका जो है दिस इज व्हाट थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, जस्ट जो है क्या होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे के आसपास जाती हैं, सिर्फ स्लिप करती हैं, और यहाँ पे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी। स्लिप होने के कारण क्या होता है, कई कई बारी जब ये दो प्लेट एक दूसरे के साथ स्लिप करती हैं तो इसके कारण क्या होता है, आपको कई कई बारी यहाँ पे फॉल्ट्स या इस तरह की बड़ी बड़ी खाइयां देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है नहीं। जैसे सैन एंड्रियस रीजन है आपका इन दी अमेरिका, एंड जैसे टर्की वाला रीजन है आपका इन दी, या एनाटोलियन फॉल्ट वाला रीजन है आपका टर्की में। ठीक है कि नहीं। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म स्लिप बाउंड्रीज। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। दिस इज दी तीन टाइप की जो है कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलती है, तीन टाइप के वो। एंड फिर इन दोनों से जो मैं एसोसिएटेड फिनोमिना आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जा सकते हैं, दैट इज ए अर्थक्वेक एंड बी वोल्केनोज। ठीक है जी। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। सो में अर्थक्वेक क्या होते हैं, बेसिकली अर्थक्वेक आर ट्रिमर्स या वाइब्रेशन जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में महसूस होते हैं। ट्रिमर या वाइब्रेशन जो हमें सरफेस में महसूस होते हैं, इन्हें हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ये एक्चुअली होते कैसे हैं, अगेन प्लेट टेक्टोनिक के कारण बहुत सारी अंदर से क्रस्ट के अंदर से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और इसको हम लोग जो है अर्थक्वेक की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में या भी वाइब्रेशन की फॉर्म में महसूस करते हैं। ठीक है कि नहीं। इस अर्थक्वेक को समझते हम लोग किस तरह से, एक थ्योरी के थ्रू समझते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। ठीक है जी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी की ये बताता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन दी कि यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे सडनली ऐसे स्नैप हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो इसी को हम लोग इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कहते हैं। कि जो दो रॉक्स आती हैं, टकराती हैं, उसके बाद जो है क्या होता है, जब दो रॉक्स स्लिप करती हैं, एनर्जी उनके अंदर रिलीज या एनर्जी उनके अंदर जो है क्या होती है, कंजर्व होती है, और सडनली जब रिलीज होती है तब हमको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं ज्यादा, आप जैसे इसको इस तरह से याद रखो कि इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी जो है, इट इज व्हाट, इट इज द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक्स या ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। क्रस्ट के अंदर जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोकस कहते हैं, उसे हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। यहां से फिर जो है इवेंचुअली अर्थक्वेक की एनर्जी वेव्स की फॉर्म में निकलती है। दो तरह की वेव्स निकलती हैं, एक पी प्राइमरी वेव्स होती हैं, दूसरी एस सेकेंडरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स बोथ सॉलिड और लिक्विड से पास हो जाती हैं, बट सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, ये याद रखना है आपको। इवेंचुअली ये वेव जब सरफेस में, जहां पे सबसे पहले सरफेस में पहुंचती हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है। एपी सेंटर इज द प्लेस जहां पे सरफेस में सबसे पहले आपको अर्थक्वेक की वेव्स महसूस होती है। इवेंचुअली वहां से जो है ये प्राइमरी या सेकेंडरी वेव्स ये क्या बनती हैं, ये एल वेव्स बनती है, जिसे हम लॉन्ग वेव भी बोलते हैं या फिर सरफेस वेव्स बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। अगेन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सरफेस वेव है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लव वेव एंड दूसरी होती है आपकी रेलिग वेव। ठीक है कि नहीं, इतना याद रखना है बस। अर्थक्वेक को जो है मेजर करने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है जी। रिक्टर स्केल यूज करते हैं। और आपका जो इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको मर्कली स्केल यूज करते हैं। इट इज द स्केल विच इज यूज्ड इज मर्कली स्केल। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, रिक्टर स्केल एंड मर्कली स्केल। ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है।
देन हम लोग आते हैं वोल्केनिक क्लासिफिकेशन। वोल्केनोज को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वोल्केनोज हैं क्या, बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जब मोल्टन रॉक्स वो बाहर को इरप्ट करती हैं, बाहर निकलती हैं, अलोंग विद लेट अस से एशेज, अलोंग विद सिंडर्स, ठीक है जी, जिसे हम सिंडर्स अंगारे जिसे हम बोलते हैं, एशेज, सिंडर्स, गैस एंड पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक मींस मोल्टन, सेमी मोल्टन जो रॉक्स होती हैं, जब ये सारी चीज़ों के साथ मोल्टन रॉक्स जो हैं धरती पे आके इरप्ट करती हैं या निकलती हैं बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। अब हम वोल्केनोज को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक पीरियोडिसिटी के बेसिस पे कि कितने टाइम में जो है इरप्शन हो रही है, एंड सेकंड हम लोग बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लावा, किस तरह का लावा इसे निकलता है एंड किस तरह का इरप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि तीन पीरियोडिसिटी के बेसिस में हम लोग करते हैं एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव मींस जो करंटली एक्टिव है और इसके अंदर से गैसेस, डस्ट और अभी भी जो है वहां पे एक्टिविटी जो है चल रही है। फॉर इंस्टेंस हमारे इंडिया का एक ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है आपका, कौन सा है भाई हम लोग का एक्टिव वोल्केनो, दिस इज बैरन आइलैंड, ठीक है नहीं, बैरन आइलैंड वोल्केनो, दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल है, जैसे कि माउंट विसुवियस है, एटना है, स्ट्रॉम्बली है, माउंट सेंट हेलेंस है, तो बहुत सारे हैं इस तरह के। डॉर्मेंट जो कि काफी टाइम से इसके ऊपर कोई एक्टिविटी हुई नहीं, बट हो सकती है और अभी भी यहाँ पे चांसेस है कि इरप्शन हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे पहले माउंट क्राकाटोआ जो था वो जो कि इंडोनेशिया में है, वो पहले डॉर्मेंट स्टेज पे था बट अभी रिसेंटली एक्टिव हो गया है, ठीक है नहीं। एंड फाइनली इज एक्सटिंक्ट, जहां पे अब कोई साइंस ऑफ एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एंड फाइनली क्या हो रहा है, ये वोल्केनो में अब, या ये जो वोल्केनिक माउंटेन है इसमें अब सिर्फ क्या हो रही है, डेन्यूडेशन हो रही है, घिसाई हो रही है, घिस रही है, ठीक है जी, एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे कि हमारा नारकोंडम है जो कि इन इंडिया में है, जो कि अब एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। वोल्केनो को हम टाइप ऑफ एक्सप्लोजन के हिसाब से जो है 6 टाइप्स में डालते हैं और दो बड़ी कैटेगरीज में डालते हैं। एक होता है फिशर वोल्केनो एंड शील्ड वोल्केनो, सेकंड होते हैं वोल्केनिक डोम, कॉम्पोजिट, सिंडर कोन एंड कैल्डरा। ये तो दो टाइप के होते हैं और मतलब टोटल 6 टाइप के और दो टाइप के हैं, ठीक है। दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहली चीज जो दो टाइप्स हैं, इसमें क्या होता है, लावा जो है वो मोर बसोल्टिक होता है। बसोल्टिक होने के कारण क्या होता है, ये लेस विस्कस होता है, विस्कोसिटी जो है इसकी लेस होती है, और लेस विस्कस होने के कारण इसका इरप्शन जो है ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ठीक है जी। एक्सप्लोसिव वोल इरप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लावा पानी की तरह बहता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे फिशर टाइप वोल्केनो है आपके हवाई वाले रीजन में या गैलापागोस वाले रीजन में, या शील टाइप के वोल्केनो है जो कि आपको आइसलैंड वाले में या मिड अटलांटिक रीज सिस्टम वाली जगहों में देखने को मिलते हैं। देन ये जो टाइप के वोल्केनो है, इसमें लावा जो है वो क्या होता है, वो मोर किस तरह का होता है, वो आपका मोर ग्रेनाइटिक होता है, ठीक है जी। ग्रेनाइटिक होता है, सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, तो क्या होता है, विस्कोसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है, एंड विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण जो है इरप्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसमें गैस, डस्ट, पायरोक्लास्टिक्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो इरप्शन इसका काफी ज्यादा आपको एक्सप्लोसिव देखने को मिलेगा। जैसे कॉम्पोजिट वोल्केनो है, ठीक है, अभी रिसेंटली एक कॉम्पोजिट वोल्केनो फटा है, तो दैट्स वाई मैं इनको इतनी डिटेल में करा रहा हूँ। अगर आपने माउंट सिनाबंग के बारे में सुना है, तो सिनाबंग रिसेंटली न्यूज में था, इंडोनेशिया में इसकी इरप्शन हुई है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ इसको, ये बेसिकली हुआ है तभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कैल्ड्रा का एग्जाम्पल, कैल्ड्रा इनमें सबसे एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि जब कैल्ड्रा फटता है तो आसपास की सारी जमीन सब कुछ जो है उड़ा के ले जाता है। फॉर इंस्टेंस जो क्राकाटोआ है, माउंट क्राकाटोआ, इट्स अ कैल्डरा, ठीक है जी, 1883 में फटा था, और अगर जब फटा था तो 3000 मील दूर जो है ऑस्ट्रेलिया में इसकी आवाज सुनाई दी थी, और 20 दिन तक जो है क्या था, सारा जो एयर थी उसमें वो रेड हो गई थी, या एयर जो आपका सारा आसमान है वो लाल हो गया था इंडोनेशिया के आसपास का। क्यों? बिकॉज जो इसके गैस डस्ट था उसने सारा कवर कर लिया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। सो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आपको ये पैसिफिक बेल्ट के आसपास में या पैसिफिक प्लेट के आसपास में देखने को मिलते हैं। दिस कॉल्ड एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेसिकली क्या है, यहाँ पे वोल्केनोज और आपको अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे
एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी आपके, ठीक है जी। इसके अलावा आपको वोल्केनो या अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलेंगे, मेडिटेरेनियन बेल्ट में और हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलते हैं, सेकंड नंबर पे अर्थक्वेक की बात करूँ तो, ठीक है नहीं। वोल्केनोज इसके अलावा और कहाँ पे देखने में मिलते हैं, वोल्केनोज सबसे ज़्यादा अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में है, उसके बाद छोटे-छोटे जो है बाकी जगहों में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ये रखना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नंबर 1 या पैसिफिक वाला रीजन नंबर 1, एंड देन इज आपका मेडिटेरेनियन या इंडियन वाला रीजन एज फार अर्थक्वेक इज कंसर्न। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेसमिक जोन्स हमारे देश में कहाँ पे कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली 2020-21 में हमने काफी सारे हल्के हल्के ट्रिमर्स देखे हैं, अर्थक्वेक्स देखे हैं दिल्ली वाले रीजन के आसपास में। सो सेसमिक जोन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे कि जोन 5 जिसमें सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी का रिस्क है, वो आपको कहाँ पे मिलता है, देखो मोस्ट ऑफ आपका कश्मीर वाला रीजन है, देन आपका ये नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, मोस्टली आपका ये कांगड़ा वैली हो गया, इससे नीचे वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, उत्तराखंड वाला पोर्शन है, ठीक है। देन उसके बाद आपका मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तराई रीजन ऑफ बिहार है, गुजरात वाला रीजन है, ये आपके जोन 5 में आते हैं, ठीक है। जोन 4 जो है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकते हैं, बट जोन 5 से थोड़े कम, मोस्टली नॉर्थ इंडिया जो है जोन 5 में आता, जोन 4 में आता है, ठीक है जी। बाकी आते हैं जोन 2 जोन 3 में, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली डेक्कन रॉक्स मिलती हैं, हार्ड रॉक्स का आपका एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखना है, ये सारी जोनिंग आपको देख के जानी है। फिर आते हैं हम लोग अपने लास्ट लेग में इस लेक्चर के, दिस इज लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बारी क्वेश्चन आता है लैंड फॉर्म्स का, एटलीस्ट हर बारी तो नहीं आया, अगर मैं सारे स्टेट्स का साथ और यूपीएससी में मिलाऊं तो हाँ हर बारी आपको देखने में मिल जाता है, बट एचएस में 2-3 बारी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। सो लैंड फॉर्म्स हम लोग सारे देख के जाएंगे कौन कौन से, बस आपको पता होना चाहिए कौन से लैंड फॉर्म्स किसके कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है जी। तो लैंड फॉर्म जो है अगेन हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स में, ठीक है। दो तरह के आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं, एक जो कि आपके डेन्यूडेशन की फोर्सेस से बनते हैं, डेन्यूडेशन के जो एजेंट्स हैं जैसे कि रिवर, ठीक है जी, और आपका आइस और आपके बेसिकली एयर, ये बनाते हैं। एंड देन लैंडफॉर्म जिसकी जो कि इंटरनल एक्टिविटीज के कारण बनते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है जी। अब माउंटेन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन जो कि इस तरह की इंटेंस फोल्डिंग आपको देखने को मिलती है, और मोस्टली आपके जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है वो आपकी फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपका मैंने आपको बताया, जैसे कि एंडीज है, रॉकीज है, हिमालयाज हैं, आपके एप्स हैं, ठीक है जी, एटलस हैं, ये सारे क्या हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं आपके, ठीक है जी। देन होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन जो कि डाइवर्जेंस के कारण बनते हैं, जैसे मैंने आपको अफ्रीकन माउंटेन्स बताया, या फिर ग्रेट अटलांटिक रिफ्ट या ग्रेट अटलांटिक रिज सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है जी। देन ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होते हैं ब्लॉक का। इंडिया का एग्जाम्पल क्या है, विंध्यास जो है वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का, ठीक है कि नहीं, इसको इस तरह से याद रखना। माउंट और हिमालय जो है वो फोल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद आता है आपका माउंटेन्स में माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता है या फिर लावा माउंटेन्स बोलते हैं इसको हम लोग। बेसिकली ये कैसे बनते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो माउंटेन्स जो बनते हैं उनको हम लोग लावा माउंटेन बोलते हैं। एंड फाइनली जो है माउंटेन्स ऑफ या फिर हम रिलेक्ट माउंटेन्स बोलते हैं, या माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन बोल देते हैं इनको, माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन। सो ये कैसे बनते हैं, जब ऑलरेडी बड़ी माउंटेन जो है घिस के छोटी माउंटेन्स रह जाती हैं तो जो है वो रिलेक्ट माउंटेन्स बनती हैं, जैसे कि हमारी अरावलीज हैं। एक टाइम पे अरावलीज बहुत बड़ी माउंटेन्स थी, बट अब घिस के बहुत छोटी छोटी सी हिल्स रह गई हैं, सो दे आर व्हाट डाइसेक्टेड या रिलेक्ट माउंटेन्स है, ठीक है जी। प्लेट्यूज भी बड़े प्रकार के होते हैं। प्लेट्यूज अगेन एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट साइज के प्लेट्यूज बनते हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, जैसे ब्राजीलियन प्लेट्यू है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू है आपका। एंड देन सेकंड इज इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन मींस जो माउंटेन्स के बीच में आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि आपका तिब्बतियन प्लेट्यू है या आपका बोलिवियन प्लेट्यू है। एंड देन उसके बाद जो है माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन एंड माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन बनते हैं, अगेन जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन घिस जाते हैं तो डेन्यूड करके बन जाते हैं, या एक्यूमुलेशन की लावा के करके बने हुए हैं, ठीक है। फाइन, जैसे माउंटेन्स एक्यूमुलेशन का डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, लावा के एक्यूमुलेशन के कारण बना हुआ है। फाइनली प्लेन्स जो है वो आपके बनते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स, ठीक है, एक्टिविटीज टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, या फिर डिपोजिशनल प्लेन्स या फिर इरोजनल प्लेन्स। ये किस तरह से बनते हैं, बेसिकली जब एजेंट्स ऑफ इरोजन के ऊपर काम करते हैं तब जो है ये बनते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, सो लैंडफॉर्म्स अब हम देखते हैं मेजर जो डेन्यूडेशन की फोर्सेस है वो कैसे लैंडफॉर्म बनाती है। पहला है रनिंग वाटर, ठीक है जी। जो लैंडफॉर्म बनते हैं दो तरह के बनते हैं, इरोजनल कि पहले जो है इरोड करके बनेंगे,
पहले जो है किसी एजेंट ने, जैसे रिवर है, आइस है या फिर एयर है, उसने पहले इरोड किया होगा और फिर डिपॉजिट किया होगा। तो 2 प्रकार के लैंडफॉर्म आपको बनते हुए दिखते हैं। ठीक है जी। रनिंग वाटर से कैसे बनते हैं, ये आपके इरोजन लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि वैलीज हैं, गॉर्जेस कैनियंस हैं, खाइयां होगी आपकी, ठीक है, कैनियन हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, हैंगिंग वैली, पॉट होल्स, रिवर टेरेसेस, मियंडर्स या पेनी प्लेन्स। सिमिलरली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे एलुवियल फैंस एंड कोन्स हैं, जैसे पहाड़ से नदी नीचे उतरती है तो बहुत बड़ा इस तरह के ट्राइंगुलर शेप का मिट्टी का टीले से बनाती है, जिसे हम लोग एलुवियल फैंस या कोन्स बोलते हैं। सैंड बैंक्स, नेचुरल लिवीज, सैंड बार्स, फ्लड प्लेन्स एंड फाइनली डेल्टाज। डेल्टाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली रिवर जब मिट्टी डिपॉजिट करती है तो ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दीज, पर आपको इसको पता होना चाहिए कि एक कौन कौन से, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो लैंडफॉर्म कास्ट के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर ग्लेशियर के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है कि नहीं। तो डेल्टाज में आपको बताया था, डेल्टा जो है फर्दर 4, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा हमारे देश में बनता है। तो डेल्टा जो है 4 प्रकार के होते हैं। बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है जी, डेल्टा का जो है इस तरह का शेप होता है कि ऐसा लगता है कि बर्ड का फुट है। ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग एग्जाम्पल जैसे कि मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी रिवर है यूएसए की, मिसिसिपी डेल्टा जो है बर्ड फुट डेल्टा है। देन इज आक्वे डेल्टा, आक्वे डेल्टा जो है इस तरह की आंख बनाता है, एंड यहाँ पे आपको जो है इस तरह के बड़ा जहाज बहुत ज्यादा डेपोजिशन देखने में मिलता है। तो जो गंगा है, आपकी गंगा रिवर है या फिर इंदस रिवर है या फिर आपकी गोदावरी रिवर है, वो इस तरह का बड़ा आर्कुएट डेल्टा बनाते हैं। इसे हम लोग लोबेट या फिर फैन शेप डेल्टा भी बोल देते हैं। ठीक है जी। देन इज ट्रंकेटेड या कस्पेट डेल्टा। इसमें क्या होता है, डेल्टा की जो है कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर देखो इस तरह की फिक्स शेप नहीं आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि इसमें टाइड्स और ओशन करंट जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा मिट्टी खींच के ले जाती हैं और डेपोजिशन कंपैरेटिवली कम होता है, जैसे कि अमेज़न का डेल्टा है। ठीक है कि नहीं। एंड फाइनली एस्टरीन डेल्टा। एस्टरीन डेल्टा में क्या होता है, बेसिकली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, रिवर जो भी सैंड या जो भी डिपॉजिट लेके आती है उसे जो समुद्र है सारा खींच के ले जाता है, और इसके कारण क्या होता है, ऐसा लगता है कि रिवर सीधी आके समुद्र में मिल गई और कोई इस तरह की डिपोजिशन हुई ही नहीं। ठीक है। तो ये जो है 4 प्रकार के डेल्टा होते हैं। अगेन आपका इंडिया में एग्जाम्पल जो है क्या है, नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, ये जो है आप क्या बनाते हैं, एस्टरीन डेल्टा या एस्टुअरीज बनाते हैं। ठीक है। सो रिवर से जो आपको लैंडफॉर्म्स है, प्लीज इनको याद कर लो, ये जो है आपको पता होने चाहिए। ऑल ऑफ देम दे आर एग्जांपल्स ऑफ रनिंग वाटर से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। कास्ट, कास्ट बेसिकली क्या होता है, इसे हम लोग लाइमस्टोन लैंडफॉर्म भी कहते हैं। लाइमस्टोन वाले जहाँ चूना पत्थर आपको मिलता है, वहां पे जब बारिशें या पानी जो है चलता पानी जब इंटरेक्ट करता है तो उसके कारण ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं आपके। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, जैसे लेपेस है, ब्लाइंड वैली, सिंकिंग क्रीक है, पोल्स, डोलाइन या सिंक होल्स हैं, उवालाज हैं, केव्स हैं। ठीक है। जैसे ऐसे लाइमस्टोन के ऊपर पानी गिरता है तो क्या होता है, इस तरह से खड्डे बन जाते हैं, इन्हें हम लोग पोल्स या डोलाइन बोलते हैं। जब खड्डे बड़े हो जाते हैं तो हम इनको सिंक होल्स बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, सिंक होल्स बोल देते हैं। एंड देन इवेंचुअली बहुत सारे सिंक होल मिलकर इस तरह से दर्रा बना देते हैं, इस तरह से एक दरार बना देते हैं, एक क्रीक बना देते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंकिंग क्रीक। एंड उसके बाद क्या होता है, पानी धीरे धीरे जो है जमीन के नीचे चल जाता है और वहां पे बहुत सारे इरोजन के कारण क्या बनते हैं, केव्स बनते हैं, और इसको हम लोग केव्स बोल देते हैं। ठीक है जी। केव्स में क्या होता है, आपको इस तरह से लाइमस्टोन के डिपोजिशन देखने में मिलते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जिन्हें हम लोग स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट बोल देते हैं, और कई बार ये दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बनते हैं, ये केव पिलर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। या तो बस आपको ये रखना है कास्ट में बनता क्या क्या है, तो ये सब याद रखना, पूछा हुआ है। लेपेस, सिंकिंग वैली, डोलाइन, सिंक होल, उवालाज, ये कहाँ पे बनते हैं आपके। फिर आते हैं एलुलियल लैंडफॉर्म्स। एलुलियल लैंडफॉर्म जो है आपके, इसमें बेसिकली हवा जो है काम करती है, और जनरली आपको डेजर्ट या सेमी एरिड एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रेगिस्तान जैसे या रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हवा जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी को उठाती है, इरोड करती है, तो क्या बनाती है, जैसे मिट्टी उठाएगी तो क्या बनाएगी, इस तरह से डिफ्लेशन बेसिन्स बना देंगे। ठीक है, डिफ्लेशन बेसिन बना देती है। मशरूम रॉक्स को जो है इस तरह से कटिंग करती है कि वो क्या बनते हैं, इस तरह के, या तो मशरूम रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह की आराम बड़ी डिफरेंट तरह की कटिंग्स होती हैं। वेंटीफैक्ट बन जाती है। वेंटीफैक्ट जो है क्या होते हैं, हवा के साथ एरोडायनेमिकली पत्थरों को काट देती हैं। ठीक है, हवा इस तरह काट के पत्थर को जो है इस तरह से काट देती है, इंसेलबर्ग्स बन जाते हैं, वेंटीफैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, डिपोजिशन में आपको क्या देखने को मिलता है, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम सेफ्स या बरछांस बोल देते हैं, और बहुत फाइन सेडिमेंट जो रिवर जो आपका एयर डिपॉजिट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
लोएस्ट बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है इनको। कोस्टल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म मीन्स समुद्र का जो समुद्र की लहरें होती हैं वो किस तरह के लैंडफॉर्म बनाती हैं। इरोजनल में ये बनते हैं आपको क्लिफ्स, कोव्स, केव्स, स्टैक्स, चिमनीज, आर्क, इनलेट्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ये बनती है आपकी। डिपोजिशन में क्या बनता है आपका, बीचेस, ऑफशोर एंड लॉन्गशोर बार, स्पिट्स, हुक्स, टाइडल इनलेट्स एंड वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म्स, ये आपके बनते हैं। ठीक है, सारा डीप में नहीं जाना, बस आपको इनको बस ऊपर ऊपर से याद कर लो। देन ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, इसके ऊपर अगेन एचएस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया था आई गेस। सो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स इरोजनल डेपोजिशन कौन से हैं, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सिर्क्स, एरीट्स, हॉर्न्स, ट्रफ लेक्स एंड जॉर्ड्स, ये आपको देखने मिलते हैं। डेपोजिशन में ड्रमलिन, मोरेन्स, एस्कर्स, कैटल लेक्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो है आपका डिजास्टर हुआ था जहाँ पे जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुई थी, तो इट वाज बेसिकली एक कैटल लेक, और कैटल लेक जो है इस तरह की पानी से जो लेक मतलब ग्लेशियर के पिघलने से लेक बन गई थी, और इसके आसपास में जो है पत्थरों का एक छोटा सा डैम बन गया था जिसे हम लोग मोरेन डैम्स बोलते हैं। मोरेन कुछ नहीं होते, बेसिकली जो ग्लेशियर पत्थर कंकर लेके चलता है उसे हम लास्ट में डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम मोरेन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मोरेन वाला जो डैम है ये बस्ट हुआ था, है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। एंड इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में से कौन सा होता है। ठीक है जी, तो यू शेप्ड, हैंगिंग वैली, सिक्स, एरिट्स, हॉर्न्स, ट्रफ लेक्स, ये जो है आपके इरोजनल है। डेपोजिशनल जो है आपके कौन से हैं, ड्रमलिन्स, मोरेन्स, मोरेन्स इज नथिंग बट पत्थर कंकर जो मतलब कि ग्लेशियर लेके चलता है। एस्कर्स, ठीक है, एस्कर्स वाला एक इस तरह के ब्रॉड लैंडफॉर्म्स होते हैं जो आपके डिपोजिशन टाइम में बनते हैं। कैटल लेक्स एंड आउटवॉश प्लेन्स है जहाँ पे कि फर्दर जब ग्लेशियर रिसीड कर जाता है पूरा, तो वहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं हम आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है इसमें कम से कम टाइम में गाइज, सो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। एंड अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मग अप ऑल दीज फैक्ट्स बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग्स जो कि हम लोग पेपर में देख सकते हैं। मैं सारा जो है करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को लेकर चल रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लेना। पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग मैंने एप्लीकेशन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इन्हें अटेम्प्ट जरूर करो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे किस तरह से लग रही है आपको ये सीरीज, एंड अगर थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।